5 जुलाई 1999 की वो काली रात जम्मू की कोट भलवाल जेल में अचानक चीख पुकार मच गई। गोलीबारी की आवाजें, अफरा तफरी का माहौल और एक खतरे की घंटी। जेल के कैदी और प्रशासन के चेहरे पे डर साफ झलक रहा। लेकिन उस रात जो हुआ वो सिर्फ एक शुरुआत थी, एक ऐसी प्लान की जो भारत को हमेशा के लिए बदलने वाला था। कोट भलवाल जेल, जहां कश्मीर और पाकिस्तान के सबसे खतरनाक आतंकियों को रखा गया। इन आतंकियों ने महीनों की मेहनत से 180 फीट लंबी सुरंग बनाई, लेकिन वो नहीं जानते थे कि एक छोटी सी गलती उनकी मौत की वजह बन जाएगी। 11 आतंकवादी उस सुरंग में दम तोड़ देते और एक मौलाना मसूद अजहर मोटापे के कारण सुरंग में फंस जाता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इस घटना ने आने वाले 5 महीनों में भारत के इतिहास को बदलने की फिक्र लिख दी। क्या आप जानते हैं, ये सुरंग सिर्फ एक बहाना था। असली खेल तो तब शुरू हुआ जब इन्हीं आतंकियों के साथी ने भारत के दिल पे हमला करने का प्लान बनाया। 24 दिसंबर 1999 इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़ान भरती, लेकिन 5 नकाबपोश आतंकी जिनके पास रिवॉल्वर, ग्रेनेड और मौत का खौफनाक प्लान, फ्लाइट को हाईजैक कर लेते। लेकिन यह सिर्फ एक हाईजैक नहीं था, भारत को झुकाने की साजिश थी। सीबीआई की रिपोर्ट के अनुसार जिन आतंकियों का जिक्र विमान हाईजैक में है, उनमें यूसुफ अजहर का भी नाम शामिल है, और ये कोई और नहीं बल्कि मौलाना मसूद अजहर का बहनोई था। ये वही मौलाना मसूद अजहर है जो जम्मू के कोट भलवाल जेल में कैद था। यूसुफ अजहर को भारत में मदद करने वाला होता है अब्दुल लतीफ, जो मुंबई में फ्लैट से लेके फर्जी पासपोर्ट तक का इंतजाम किया था। यूसुफ अजहर का बांग्लादेश का वीजा लतीफ ने अपने नेटवर्क के जरिए बनवाया था। वीजा बनने के बाद ये दोनों बांग्लादेश चले गए। वहां ढाका में 2 और लोगों से मिलते, जिनमें से एक का नाम सईद अख्तर और दूसरे का नाम साकिर, जो पाकिस्तानी आतंकी थे। कुछ दिन बाद मिस्त्री अजहर इब्राहिम और इब्राहिम अख्तर, जो काठमांडू में विमान हाईजैक की साजिश रच रहे थे, वो भी ढाका पहुंच जाते। 3 सितंबर 1999 ये सभी मिलकर विमान अपहरण की साजिश का प्लान तैयार करते हैं। इब्राहिम अख्तर उन्हें बताता है कि काठमांडू से इंडियन एयरलाइंस का अपहरण करना आसान होगा और हथियार का इंतजाम भी नेपाल में आसानी से हो जाएगा। इस योजना में लतीफ को सबके लिए पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस जुटाने का काम सौंपा गया। 11 सितंबर 1999 अब्दुल लतीफ और सनी अहमद काजी भारत के लिए निकलते हैं। पहले सिलीगुड़ी, फिर पटना के रास्ते मुंबई पहुंचते। मुंबई पहुंचने के बाद लतीफ अपने नेटवर्क की मदद से अहमद काजी के लिए पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का काम शुरू कर देता है। इसी बीच लतीफ को अब्दुल रऊफ का संदेश मिलता कि वो 2 और लोगों को मालदा भेज रहा है। लतीफ को इन लोगों को मालदा से रिसीव करके मुंबई लाना था। इन दोनों ने अपना नाम राजेश वर्मा और शहीद सैयद अख्तर बताया। 4 नवंबर 1999 अब्दुल लतीफ और शाहिद अख्तर पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस का इंतजाम करके भारत से काठमांडू आ जाते। 13 दिसंबर 1999 इन सभी ने काठमांडू के चिड़ियाघर में बैठक में विस्तार से हाईजैक की योजना पर चर्चा की गई। साथ एक और काम किया गया। जिन लोगों को विमान हाईजैक करना था, उनके कोड नेम तय किया गया। साकिर का नाम रखा गया शंकर, इब्राहिम अख्तर का कीफ, सनी अहमद काजी का बर्गर, जहूर मिस्त्री का पुला, शाहिद अख्तर सईद का डॉक्टर, लतीफ को फ्लाइट का टिकट बनाने का काम, इब्राहिम अख्तर और शहीद अख्तर को
हथियार एयरपोर्ट के अंदर ले जाने का काम दिया जाता है। 24 दिसंबर 1999 वो दिन भी आ जाता है जिस दिन इस घटना को अंजाम दिया जाना था। जीप एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट के मदद से काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हथियार के साथ मेटल डिटेक्टर सुरक्षा घेरा पार कर भीतर दाखिल हो जाता है और साथियों को भी संकेत दे देता है, जिसके बाद बाकी साथी भी अंदर आ जाते हैं और सब एक एक कर प्लेन के अंदर दाखिल हो जाते हैं। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट काठमांडू से टेक ऑफ करती है। ये फ्लाइट काठमांडू से दिल्ली जा रही थी और इस सफर में 2 घंटे का समय लगने वाला था, लेकिन इस फ्लाइट के पैसेंजर और क्रू मेंबर को यह पता ही नहीं था कि इस फ्लाइट में उनके साथ 5 बुखार आतंकवादी सफर कर रहे हैं। प्लेन अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी और प्लेन के स्थिर होते ही फ्लाइट के अटेंडेंट सारे पैसेंजर को खाना सर्व कर रहे थे। तभी मास्क पहने 5 लोग, जिनके एक हाथ में रिवॉल्वर और दूसरे हाथ में ग्रेनेड था, सारे लोगों को डराने लगते हैं और घोषणा करते हैं कि यह फ्लाइट हाईजैक हो चुकी है। हाईजैकर्स बड़ी चालाकी से कॉफी और चाय वाला बनकर पायलट के कॉकपिट का दरवाजा खटखटाते हैं। कैबिन में कैप्टन देवी सरन और उनका सहयोगी जितेश शर्मा जब कैबिन का दरवाजा खोलते हैं तो आतंकवादी उन्हें गन पॉइंट पर रखकर प्लेन को लाहौर की तरफ ले जाने को कहते हैं। ना चाह के कैप्टन देवी सरन प्लेन को लाहौर की तरफ ले लेते हैं, लेकिन लाहौर एयरलाइंस इस प्लेन को लाहौर में आने की परमिशन नहीं देती। तभी कैप्टन देवी सरन चीफ से कहते हैं कि प्लेन में फ्यूल कम है और उन्हें पास में ही कहीं लैंडिंग करनी है, लेकिन चीफ इसके लिए तैयार नहीं होता। तब देवी सर कहते हैं कि अगर रिफ्यूलिंग नहीं होती है तो प्लेन क्रैश हो जाएगी। कुछ समय बाद चीफ मान जाता है कि अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड करके रिफ्यूलिंग की जाए। सबको यह लगता है कि अमृतसर में सरकार उन्हें आसानी से बचा लेगी, पर आगे जो होने वाला था ये किसी ने नहीं सोचा था। प्लेन अमृतसर में लैंड होता है। तब कैप्टन देवी सर रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द प्लेन में फ्यूल भरा जाए, लेकिन भारत सरकार को प्लानिंग के लिए कुछ वक्त चाहिए था। इसलिए लोकल पुलिस को कहा जाता है कि जितना हो सके प्लेन को लेकर आया जाए और हाईजैकर्स को बातों में उलझाया जाए, लेकिन हाईजैकर्स लोकल पुलिस से बात करने से साफ इनकार कर देते हैं। सरकार ने लोकल पुलिस को यह आदेश दिया कि फ्यूल के टैंकर में कुछ सिपाही छुप कर जाएं और प्लेन के टायर को पंचर कर दें। इसके लिए प्लानिंग शुरू हो जाती है और सिपाही टैंकर की गाड़ी में बैठकर प्लेन की तरफ चल देते हैं। टैंकर का ड्राइवर काफी तेज चला रहा था, इसलिए एटीएस वालों ने ड्राइवर को धीरे करने को कहा, पर मिसकम्युनिकेशन की वजह से उसने प्लेन के सामने ही गाड़ी रोक दी। यह देखकर कॉकपिट में बैठे हाईजैकर को शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है और वो देवी सरन को गन पॉइंट पे लेकर कहता है कि अब कोई रिफ्यूलिंग नहीं होगा, प्लेन को दोबारा हवा में ले जाया जाए। इसी बीच हाईजैकर ने सतनाम सिंह नामक पैसेंजर को चाकू मारकर घायल कर दिया। ना चाह के देवी सरन को फ्लाइट को टेक ऑफ करना पड़ा। यह भारत सरकार की विफलता थी, जिसने हाथ आए मौके को गंवा दिया। अमृतसर से लाहौर 50 किलोमीटर दूर था। हाईजैकर के कहने पे फ्लाइट फिर एक बार लाहौर की तरफ चल पड़ी और फिर एक बार लाहौर एयरलाइंस ने
प्लेन को लैंड करने की परमिशन नहीं दी और साथ ही रनवे की सारी लाइटें बंद कर दी। लेकिन देवी शरण पर हाईजैकर का इतना प्रेशर था कि उन्होंने लाहौर एयरपोर्ट अथॉरिटी से बातचीत के दौरान कहा, हमें फर्क नहीं पड़ता है कि रनवे दिख रहा है या नहीं, हमें फ्लाइट को लैंड करना ही पड़ेगा। यह सुनकर अधिकारियों के हाथ पांव फूलने लगे। वे जानते थे कि प्लेन क्रैश होने से बड़ा हादसा हो जाएगा। उन्होंने रनवे की सारी लाइटें बंद कर दी और प्लेन को लैंड करने की परमिशन दे दी। भारत सरकार लाहौर एयरलाइंस से रिक्वेस्ट करती कि अब इस प्लेन को उड़ने ना दिया जाए। पहले प्लेन में रिफ्यूलिंग होती और प्लेन रोकने के लिए रनवे की सारी लाइट ऑफ कर दी जाती और कमांडोज प्लेन को चारों तरफ से घेर लेते। पाकिस्तानी फोर्सेस हाईजैकर से बात करने की कोशिश करते कि बच्चों और महिलाओं को छोड़ दिया जाए, लेकिन बात नहीं बनती है। हाईजैकर्स फिर से मारपीट शुरू कर देते हैं और एक यात्री भूपेंद्र कटियार को मौत की घाट उतार देते, जिसके कारण प्लेन को लाहौर से टेक ऑफ करनी पड़ती। अब प्लेन ओमान की तरफ मोड़ दी जाती। प्लेन रात 3 बजे लैंड करती। कुछ देर के नेगोशिएशन के बाद 26 पैसेंजर को रिहा कर दी जाती, जिनकी हालत बहुत खराब थी। उन्हें भारत सरकार की राहत प्लेन से भारत भेज दिया जाता है। इसके बाद चीफ के कहने पे प्लेन टेकअप करती है अफगानिस्तान के अहमद शाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। इंडिया अपने इस्लामाबाद की हाई कमीशन के एक अफसर को अफगानिस्तान भेजता है नेगोशिएशन करने के लिए। अगले 6 दिन प्लेन अफगानिस्तान में ही रहता है और तालिबानी इस प्लेन को चारों तरफ से घेरे रखते हैं। 7 दिन बाद हाईजैकर्स ने इंडिया के हाई कमीशन को 1650 करोड़ और 36 कैदियों की रिहाई और साथ ही सज्जाद अफगानी के ताबूत की मांग की। यह वही था जो सुरंग से भागने की वजह से मारा गया था। कई दिनों तक हाईजैकर्स और इंडियन नेगोशिएटर की बात चलती है, जिसमें सिर्फ 3 कैदियों को छोड़ने के लिए सरकार तैयार होती है, जिसमें तालिबान के लीडर मुल्ला उमर का काफी सहयोग था। इन 3 आतंकवादियों में मसूर अजहर भी शामिल था, जो जेल से भागने के क्रम में सुरंग में फंस गया था। यह साजिश उसी को छुड़ाने के लिए रची गई थी। 21 दिसंबर 1999 3 आतंकवादियों को रिहा कर दिया जाता है और दूसरी तरफ हाईजैकर सारे पैसेंजर्स को छोड़ देते हैं। सबको ऐसा लगता है कि पुलिस अब इन हाईजैकर्स को गिरफ्तार कर लेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि तालिबान उन्हें पाकिस्तानी बॉर्डर पर छोड़ देते और ये सभी बचकर भाग जाते। अगर भारत सरकार ने इन आतंकियों को नहीं छोड़ा होता तो ना सांसद पर हमला, ना पठानकोट, ना उड़ी और ना ही पुलवामा जैसे आतंकी हमले होते।